नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेंडलवाद। यह आनुवंशिकी चैप्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंडल जी के बारे में। इनका पूरा नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया देश में हुआ था और ये एक चर्च में पादरी के रूप में कार्यरत थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1884 में। इनको हम लोग मानते हैं आनुवंशिकी के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने कुछ नियम दिए थे आनुवंशिकी के बारे में जो आज फॉलो होते हैं, तो इसी के आधार पर इनको आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना। दोस्तों, मेंडल ने अपना जो कार्य था वो उद्यान मटर का मतलब जो सामान्य नॉर्मल मटर होता है, मटर का पौधा, उस पर किया था। उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सैटिवियम या पाइसम सटाइवम कह सकते हैं इसको। तो इन्होंने मटर पे कुछ प्रयोग किए, उन्हीं प्रयोगों के आधार पे कुछ नियम दिए। उन्हीं नियम को हम लोग मेंडल के नियम के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ये इनका जो कार्य था वो 1856 से 1863 के बीच था, यानी कि 1856 से लेकर 1863 तक, यानी कि 1856 से 1863 तक इन्होंने इस पर कार्य किया। 7 साल 8 साल तक इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर कार्य किया। और उसके बाद 1865 में 1865 में इन्होंने अपने कार्य को एक पत्रिका में, एक लोकल पत्रिका में पब्लिश करवाया। दोस्तों, इनका कार्यकाल याद रखिएगा, इन्होंने 1856 से 1863 तक अपना प्रयोग किया और 1865 में क्या किया, इन्होंने अपने कार्य को एक पत्रिका में पब्लिश करवाया। लेकिन उस समय क्योंकि उस समय डार्विनवाद जो था वो अपने चरम पर था, तो इसलिए लोगों ने इनकी बातों पर या फिर इनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया और इनकी मृत्यु 1884 में हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद, यानी कि इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद, यानी कि सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों की पुनर्खोज। ग्रिगोर मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद, यानी कि सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इनके कार्यों को दोबारा पढ़ा, इसके बारे में जाना और उसके बाद कुछ नियम उसी आधार पर दे दिए। ये तीनों वैज्ञानिक के नाम पूछा जाता है, तो पहले जो थे, पहले का नाम था ह्यूगो डी व्रीज। ये थे हॉलैंड देश के रहने वाले थे ह्यूगो डी व्रीज। उसके बाद दूसरे थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे। उसके बाद जो तीसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था एरिक वान शर्मैक। ये ऑस्ट्रिया के थे। 3 वैज्ञानिक फिर से बता रहे हैं। पहले थे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, उसके बाद दूसरे थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस और तीसरे थे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मैक। इन्होंने सन 1900 में इनके कार्यों को दोबारा पढ़ा और खोज। इसलिए परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज या फिर पुनः खोज किसने की थी। तो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शर्मैक। अब दोस्तों, ये पूछा जाता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। यानी कि मेंडल से पहले भी कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने प्रयोग किए थे जेनेटिक्स पर, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो सके क्योंकि उनके कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं समस्या थी। लेकिन उन्होंने उन गलतियों को नहीं दोहराया और कुछ विशेष पॉइंट पर ध्यान दिया, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले एक समय पे एक ही लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया। एक समय पर केवल एक ही लक्षण को देखा। कई सारे वैज्ञानिक थे इससे पहले वाले जिन्होंने एक ही समय पे कई सारे लक्षणों की वंशागति पर ध्यान दिया, इसलिए वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एक समय पर केवल एक लक्षण की वंशागति। इसके बाद इनका दूसरा जो कह सकते हैं कारण था सफल होने का, वो था कि इन्होंने जो जनक लिए थे वो शुद्ध लिए थे, यानी कि प्योर जनक थे वो। ये समयुग्मनज थे, यानी कि इनमें जो दोनों जीन थे, जैसे मान लेते हैं लंबाई का जीन है, इन्होंने शुद्ध जनक वाले पौधे लिए थे। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कोई पौधा लंबा है तो उसका जो कह सकते हैं उसका जो जीनोटाइप है वो इस तरीके से दर्शाया गया था, यानी ये शुद्ध थे, चाहे ये शुद्ध बौने थे चाहे ये शुद्ध लंबे थे, लेकिन ये जनक जो थे। इसके बाद दोस्तों, इनका एक और कह सकते हैं कि इनका ये एक संयोग था कि इन्होंने मटर का पौधा लिया। मटर का पौधा जो था वो संभालने में आसान होता है। उसके बाद फिर ये कम समय में तैयार हो जाता है अगली पीढ़ी इसकी, तो ये थोड़ा सा इनके लिए प्लस पॉइंट था। इनकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारक था वो ये था कि उन्होंने
जो भी रिकॉर्ड आए, यानी कि इन्होंने जो भी परिणाम, इन्होंने जो भी रिज़ल्ट प्राप्त किए उसको एक तरीके से व्यवस्थित रखा। परिणामों को, रिज़ल्ट को, या फिर इन्होंने जो भी इनको रिज़ल्ट प्राप्त हुए उसको इन्होंने एक तरीके से व्यवस्थित रखा, ताकि आगे चल के इन्हें इनकी जो संख्या है वो गड़बड़ाए नहीं। इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं इनके लिए ये थोड़ा सा प्लस। इसके बाद दोस्तों ये पूछा जाता है कि मेंडल की असफलता के क्या क्या कारण थे। तो पहला था ये कि संचार के माध्यम कम थे उस टाइम पे। मेंडल को शुरुआती समय में सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा, कह सकते हैं कि लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का वह कोई कारक नहीं था। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने अपने सिद्धांतों में गणित यानी मैथ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। यूज़ जो है इनके सिद्धांतों में गणित का उपयोग ज़्यादा था, इसलिए सब बाकी लोग ने सोचा कि ये जीव विज्ञान के हो के गणित का, मतलब थोड़े से गणित के चक्कर में पड़ गए, तो इस पर भी लोगों ने कम ध्यान दिया। इसके बाद इन्होंने बताया, तीसरा पॉइंट था कि इन्होंने कुछ बताए थे कारक के बारे में, फैक्टर। इन्होंने ये बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जाते हैं, कुछ कारक जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को लेके जाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने कारक के बारे में सही से बताया नहीं। कारक कह सकते हैं, कारक का प्रूफ नहीं दिया। तो ये भी एक कारण था इनकी असफलता का कि उन्होंने कारक के बारे में नहीं बताया, फैक्टर के बारे में, जिसको बाद में जीन नाम दिया गया जोहानसन के द्वारा, है ना। इसके बाद दोस्तों मेंडल ने अपने कार्यों के लिए कुछ लक्षणों का प्रयोग किया। 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था। पहला जो लक्षण था वो था पादप की लंबाई में पहला था जो प्रभावी लक्षण था वो था लंबा, और अप्रभावी लक्षण था वो था बौना। 7 जोड़ी लक्षणों को इन्होंने अपने प्रयोग में लिया था। जो पहला लक्षण था वो था लंबापन, और दूसरा लक्षण था जो अप्रभावी था, उसको बोलते हैं बौनापन। इसको प्रभावी को बोलते हैं डोमिनेंस, और अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव। पहला हो गया पादप की लंबाई, दूसरा हो गया पुष्प की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ फ्लावर का अक्षीय और शीर्ष का मतलब जब पुष्प ऊपर होता है, और अक्षीय का मतलब जब पुष्प जो है वो किसी बीच में या फिर कहीं भी मिल सकेगा लेकिन ऊपर नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं शीर्षस्थ। दूसरा हो गया अक्षीय। तो ये दूसरा लक्षण था। पहला था पादप की लंबाई, दूसरा था पुष्प की स्थिति, तीसरा आता है फली का आकार। फली का मतलब जो उसका मटर का छिलका होता है, फली का आकार। तो जो प्रभावी था वो था फूला हुआ, और जो अप्रभावी था वो था सिकुड़ा हुआ। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो पहला लक्षण था पादप की लंबाई, लंबापन और बौनापन, ये जो जीन थे ये चौथे, कह सकते हैं कि चौथे क्रोमोसोम्स पर यानी चौथे गुणसूत्र पर पाए जा रहे थे। और जो पुष्प की स्थिति वाला भी जीन है ये भी चौथे क्रोमोसोम्स पर मिल रहा था। और जो फली का आकार है ये भी जीन कह सकते हैं कि चौथे क्रोमोसोम्स पर मिल रहा था। अब अगला लक्षण आता है, अगला इन्होंने जो लक्षण लिया था उसको बोलते हैं फली का रंग। तो इसमें था प्रभावी लक्षण था फली के रंग में हरा, और अप्रभावी था पीला। ये 5वें गुणसूत्र पर मिलता था ये लक्षण वाला जीन। उसके बाद आता है अगला बीज का आकार। बीज का आकार में गोल और झुर्रीदार, ये 7वें जीन पर मिलता है, 7th क्रोमोसोम पर। इसके बाद अगला जो था बीज का रंग पीला और हरा। पीला जो था वो प्रभावी था, अप्रभावी जो था वो हरा था, ये पहले क्रोमोसोम्स पर। उसके बाद पुष्प का रंग बैगनी और सफ़ेद, ये भी पहले क्रोमोसोम्स पर। एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लीजिए। पहला था पादप की लंबाई, लंबापन तथा बौनापन, कौन से गुणसूत्र पर, तो चौथे गुणसूत्र पर, 4th क्रोमोसोम्स। दूसरी थी पुष्प की स्थिति, अक्षीय और शीर्षस्थ। अक्षीय का मतलब बीच में कहीं शाखा पर, और शीर्षस्थ का मतलब जब पुष्प एकदम टॉप पे लगा होगा, ये भी चौथे गुणसूत्र पर। तीसरा था फली का आकार, फूली हुई या फिर सिकुड़ी हुई, ये भी चौथे गुणसूत्र पर मिल रहा था। चौथा था फली का रंग, हरा और पीला। हरा जो था वो प्रभावी था, और पीला जो था वो अप्रभावी। इसके बाद बीज का आकार गोल झुर्रीदार, गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। उसके बाद बीज का रंग था, बीज का रंग पीला प्रभावी था, हरा जो था वो अप्रभावी था, पहले क्रोमोसोम्स पर मिल रहा था ये। पुष्प का रंग जो था वो बैगनी था प्रभावी, और अप्रभावी था सफ़ेद, पहले क्रोमोसोम्स पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।